बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नाडा ने अपनी कोर टीम घोषित कर दी है, जिसमें कई चेहरे शामिल किए गए हैं। उन्हीं चेहरों में से एक है भाजपा के दुष्यंत गौतम। इन्हें जिम्मेदारी दी गई है महामंत्री पद की। बातचीत करेंगे, क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या कुछ आगे करने वाले हैं, कैसे पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। गौतम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब के इसी ग्रुप में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं भी हैं। आपको एक बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है। आप सांसद तो हैं ही, इसके साथ साथ अब प्लानिंग क्या है। पद बड़ा आता है तो चैलेंजेस भी बड़े आते हैं। क्या कुछ कैसे करने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे समिति अध्यक्ष का हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष को हो, उसकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका केंद्रीय बिंदु में राष्ट्रवाद होता है केंद्र। इसलिए हमारे सामने कोई चुनौती नहीं होती। चुनौती को हमने अनेकों चुनौतियों को स्वीकार भी किया और उसको हमने अवसर के रूप में बदला है। चाहे वो कोई भी चुनौती हो, संगठन को आगे बढ़ाने की हो, चाहे पूर्ण बहुमत तक लाने की हो या सदस्यता बढ़ाने की बात रही हो। और आज जिस प्रकार से कोरोना हमारे सामने खड़ा है, तो आपने देखा होगा संसार के अंदर सबसे बड़ी जनसंख्या के रूप में, दूसरी जनसंख्या के रूप में हम कहलाते हैं। लेकिन जितनी हानि और देशों को, जो एडवांस देश थे, मेडिकल के अंदर एडवांस देश थे, उनके मुकाबले जितनी हानि हमारे देश को होनी चाहिए थी, उतनी हमने हानि नहीं होने दी। इस हर चुनौती को हमने स्वीकार किया है। जहां तक मेरे महामंत्री बनने के बाद बात है, मैं अनेक पद पर पहले रह चुका हूँ। कार्यशैली वही है और उस कार्यशैली के अनुसार हमें कार्यकर्ता का निर्माण करते हुए समाज में आखिरी बिंदु पे बैठे हुए व्यक्ति का कैसे हम निर्माण कर सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक ही लक्ष्य है, मुझे समस्त और शक्तिशाली भारत बनाना है। और उनके बिंदु में एक ही बात है कि समस्त और शक्तिशाली भारत जब तक नहीं बन सकता, जब तक इसमें रहने वाला गरीब, किसान, मजदूर है, ऐसे आदमी, जो ऐसे लोग हैं जो लाइन में अंतिम व्यक्ति में जिसको सुविधाएं नहीं मिलती, मौलिक सुविधाएं जो हैं, उनके घरों के अंदर मौलिक सुविधाएं को पहुंचाना और अपना स्वाभिमान बनाकर रखना। सर, कई स्टेट्स में इलेक्शन है। सबसे पहले बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में आपको लगता है कि बीजेपी के लिए एक चैलेंजेस मिलने वाला है? विपक्ष को आप किस तरह से देखते हैं? इसके साथ साथ अभी टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ, हालांकि आपके गठबंधन में इतनी जुटम पैर नहीं है जितनी विपक्षियों के बीच में है। तो बिहार चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखा, राजनीतिक दल होने के नाते चुनाव तो चैलेंज रहता ही है। चुनाव को कोई भी पार्टी हल्के में नहीं ले सकती और ना ही हल्के में लेना चाहिए। लोकतंत्र का बड़ा स्तंभ है ये, इसके माध्यम से ही आप अपने आप को सेवा भाव से कितना कर सकते हैं, ये उसका गिनती होती है। हम कभी भी इसको चुनौती मान के चलते हैं चुनावों को। और हमें लगता है कि हमने 6 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से हमने लोगों का जनाधार बढ़ाने की कोशिश की है, लोगों को हमने एक भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। जहाँ घरों में शौचालय नहीं थे, वहाँ शौचालय पहुँचाने का काम किया है। यहाँ गैस नहीं थी, वहाँ गैस पहुँचाने का काम किया है। आज भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर जीवन बीमा तक सारे काम हमने किए हैं। जो गाँव देहातों में लाइटें नहीं थी, वहाँ हमने बिजली पहुँचाई है। और 5 लाख का आयुष्मान कार्ड हमने दिया है कि जिस प्रकार से अमीर आदमी इलाज करा सकता है, वैसे गरीब आदमी भी 5 लाख का अपना इलाज करा सकता है। इसलिए हमने जनता को हमेशा वोट बैंक नहीं समझा, उस जनता को हमने देश की एक पूंजी समझा है, देश का नागरिक समझा है और वो देश का एक अभिन्न अंग होता है। इसलिए हमने उसको अभिन्न अंग की तरह यूज किया। हमने कोई ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा हम पूरे 5 साल काम करते हैं, हम कोई चुनाव के लिए 1 साल पहले, 6 महीने पहले काम नहीं करते। एक सवाल ये है कि आप हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं और चूंकि किसानों का मुद्दा देश भर में चल रहा है, आपके पुराने सहयोगी जो दशकों से आपके साथ थे वो आपको छोड़ गए और आप लोग ये कहते हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं भड़काने का काम कर रहा है, किसानों को भ्रमित कर रहा है। सर, पूरा देश में एक ही सवाल है कि आप लोग एमएसपी तय क्यों नहीं कर रहे? आप पूरे देश की बात नहीं करें, ये खाली कुछ एक प्रांतों की बात है। पूरे देश में कहीं भी नहीं है। हिमाचल के अंदर लोग, किसान बड़े खुशी महसूस कर रहे हैं, अपने सेब को खुली मार्केट में बेचने की बात कर रहे हैं। और आज मुझे ये लगता है ये सब राजनीतिक प्रेरित है। जहां तक आपने कहा है कि हम एक राजनीतिक दल हमारा अलायंस छोड़ गया है, वो उसका स्थानीय राजनीति का मुद्दा है, वो कोई हमारा राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा नहीं है। अगर हम दूरगामी देखें, पूर्व में अगर हम देखें, किसान आंदोलन से जितने बड़े महापुरुष जुड़े हुए हैं, उनकी अगर पृष्ठभूमि को हम देखते हैं तो उन्होंने वही जो मांगे की वो हमने पूरी की है। आज की तारीख में आप किसान की स्थिति देखिएगा, किसान के घर परिवार में 8 लोग होते हैं, 8 लोग उस किसान खेती के अंदर लगे होते हैं, बेचारे 24 घंटे लगे होते हैं, सुबह उठकर लगते हैं। 8 लोगों की जो
मिनिमम वेजेस है उसके हिसाब से लगाओ तो उसको वो भी नहीं मिलती है। आज छोले बेचने वाला अपने छोले को गाजियाबाद में भी बेच सकता है, वो दिल्ली में बेच सकता है, जाके चाहे तो ट्रेन में बैठ के उत्तर प्रदेश में बेच सकता है, लेकिन किसान अपनी खेती को नहीं बेच सकता। क्या कारण है भाई? और जहां तक ये एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी तो ओपन है एकदम। एमएसपी पहले भी कहीं कानून में नहीं थी ना, आज कानून में। एमएसपी में के अंदर तो हमने कहा है लाभ है हमें, एमएसपी पे तो हम खरीदारी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एमएसपी के अंदर हमें 3% टैक्स भी मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को 3% सेंटर को मिलता है, 2.5% दलालों को भी मिलता है। बल्कि किसान को एमएसपी किसान को मार्केट की बजाय बाहर बेचने में फायदा है। बाहर क्यों बेचने में? कि वो 8.5% उसका बचता है, तो 4.5% वो दलालों की जो एजेंट है उनके साथ में बांट सकता है वो। और फिर किसान क्यों नहीं है पूरे देश में अपने अनाज को बेच सकता है? हमने स्टोरेज उनको करने की पूरी अनुमति दे दी है। पहले किसान हमारा कहीं भी कोई अपना सामान को अपने उपज को रोकना चाहता था, रोक नहीं पाता था। आज जितना मर्जी लेकिन रोशन जी, सवाल ये है कि आप एमएसपी को लिखित में क्यों नहीं दे रहे? आप कहते हैं कि हम एमएसपी हटा नहीं रहे। शिरोमणि अकाली दल जो आपके साथ रहे वो लगातार कहते हैं कि आपने उनको अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। इसके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जिस तरह से प्रोटेस्ट पे बैठे, दिल्ली के अंदर इंडिया गेट पर जिस तरह से ट्रैक्टर को फूका गया, भले ही वो कांग्रेस के लोग हो प्रदर्शन करने वाले, लेकिन सवाल यह है कि सरकार लिखित में क्यों नहीं दे रही? मैं इनसे सबसे पूछता हूँ, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, जब ये शासन कर रहे थे, इन्होंने किसानों का कितना मजाक उड़ाया था। 2-3 3-3 रुपए मुआवजा दिया था किसानों को। इन्होंने इन पे केस चल रहे हैं कोर्टों के अंदर, किसानों की भूमि को हड़पने के केस चल रहे हैं। इनको चल रहे हैं कांग्रेस के दामाद को खुश कर उसको भूमि देने के केस चल रहे हैं। आज ये किसानों के हिमायती बन रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना विश्वास देश के अंदर बनाया है कि अगर मोदी जी कह रहे हैं तो पक्का कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। हम खाली एक झुंझुना देकर लालच नहीं दे पा रहे, दे हम राजनीतिक नहीं कर रहे। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, आप कुछ भी दे दीजिए, इनको राजनीति करनी ही करनी है। इन पे कोई मुद्दा ही नहीं है। ले दे के ये मुद्दे छोटी छोटी चीजें, एमएसपी क्यों नहीं जोड़ दी, क्यों एमएसपी जोड़ने की मजबूरी भी क्या है? खुली मार्केट है, आप बेको ना खुली मार्केट में, आप एमएसपी हम खरीद रहे हैं ना सामान आपका, कौन मना कर रहा है? खरीदारी शुरू भी हो गई है और पहले मूल्य से ज्यादा हो गई है। इन्होंने तो ये पीछे किया था किसान मर जाएगा, कोरोना आ गया है, कोरोना के अंदर किसान की क्या स्थिति रहने वाली है। कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा हमारी परचेजिंग हुई है हर चीज की, अनाज की। तो ये खाली हवा बनाना और किसानों को गुमराह करना। हम भी किसानों के बीच में जा रहे हैं, अनेकों ने किसानों की यूनियन संस्थाएं हमारे साथ में खड़ी हुई हैं। खाली ये तो आप मान के चल लो कि भाई कांग्रेस है, 2-4 50 5-10 हजार लोगों को तो इकट्ठा कर ही सकती है ना जी, वो ड्रामा तो कर ही सकती है। आज जो इंडिया गेट के पास में राजपथ पे इन्होंने पुराना सा एक ट्रैक्टर लाकर घास वास भरकर उसको पलट कर वहां पे आग लगाने की है। और बड़े दुख की बात है, शहीद भगत सिंह जी का चित्र लेकर उन्होंने आग लगाने की कोशिश की है। शहीद भगत सिंह ने देश को आग लगाने की बात की थी, देश के ऊपर कुर्बानी दे दी थी, उस व्यक्ति के दुरुपयोग कर रहे और आज तक ये महापुरुषों का दुरुपयोग करते रहे हैं। ये बड़े दुखदायी है। आपको लगता है कि किसानों को बहकाने का काम विपक्षी पार्टियां कर रही है, क्योंकि आप लोगों की जो नीतियां हैं वो किसानों के पक्ष में है? दुष्यंत जी, आपने कोरोना की बात कही। जब कोरोना पूरी दुनिया में था तब कोरोना के केसेस कम थे, और हालांकि अब इंडिया के अंदर जो डेथ रेट है वो अभी भी कम है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। लोग जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की दवा, देखेगा, हिंदुस्तान की जनता ने अपनी बुद्धिमत्ता से ये प्रकट कर दिया है कि हम हर हालत में जीने की शक्ति रखते हैं। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये कर कर आज भी हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। जहां तक दवाई का सवाल है, ये नहीं, एडवांस कंट्री पूरे देश के अंदर बहुत पड़े हुए हैं, सभी अपनी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी मातृभूमि ऋषि मुनियों की मातृभूमि रही है और इसने संसार को बहुत कुछ दिया हुआ है। आज भी उसके माध्यम से हम कोरोना को मात देने में सक्षम है। काफी जगह कोरोना को हम कंट्रोल भी कर पाए हैं, लेकिन लोगों की अपनी मजबूरी है, जिस प्रकार से वो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का पालन नहीं कर पा रहे, वहां ऐसा है। आज भी 80% लोग हमारी रिकवरी आ रही है और लोग अपने आप में उस पर सुधार भी आ रहा है। जहां तक दवाई का मतलब है, सभी लोग अपनी एनर्जी के साथ लगे हैं। हमारे साइंटिस्टों ने विश्व में जाके अपना नाम कमाया और वो देश को भी एक जैसे जीरो दिया था, आज की तारीख में हम देश को एक हीरो के रूप में दवाई भी देंगे। गौतम जी, आप हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं और संगठन में जिस तरह का फेरबदल किया गया है, खबरें आ रही है कि संगठन के साथ साथ कैबिनेट में भी फेरबदल किया जाएगा। क्या वहां भी कुछ बदलाव होने वाले हैं? ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय
बड़े हमारे नेताओं का वो करेंगे सोल्व, सब जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और सब प्रतिनिधित्व तो सबका संतुलन भी होगा और सभी को नेतृत्व भी मिलेगा और जो सेवा करेगा उसको सेवा का काम मिलेगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हरियाणा से किसी को कैबिनेट में किसी को मंत्रिमंडल में जो विस्तार किया गया आप लोगों का संगठन में किसी को हरियाणा से नहीं लिया गया। हरियाणा से 3-3 मंत्री हैं बंधु, सरकार के अंदर 3 मंत्री, 10 सांसदों में से 3 मंत्री हैं और मैं बैठा हूँ हरियाणा से, राज्यसभा सांसद हरियाणा से हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आप देखो ना, इतना बड़ा मेरी माटी ने, हरियाणा की माटी ने मुझे सम्मान दिया है। हरियाणा को ऐसे बदनाम मत करो यार। खट्टर सरकार पे नजर रखेंगे। नजर रखने की हम तो सीखते हैं उनसे यार। खट्टर सरकार ने इस कोरोना समय काल के अंदर इतिहास बनाया है अपना, जहां मजदूरों को साथ में लोग खिलवाड़ कर रहे थे। आपने देखा होगा, अपने प्रियंका गांधी ने कहा था यूपी के अंदर 100,000 बस लगानी है, 100 बस भी नहीं भेज पाई और वो भी राजस्थान की बसें हैं जिससे जो चलने लायक नहीं थी। और राजस्थान के जो कर्मचारी, जो मजदूर थे बेचारे जा रहे थे, उनके लिए बसें उपलब्ध नहीं थी और रास्ते के अंदर कई हत्या भी, बेचारे मर भी गए, वो ट्रकों के अंदर जा रहे थे। और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कहा था कि ये मजदूर जो जा रहे हैं ये हमारे अन्नदाता हैं, ये देश के नागरिक हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं। जहां पूरे देश के अनेक मुख्यमंत्री गैर भाजपा थे, वो लड़ रहे थे कि 15% किराया कौन देगा, 85% किराया कौन देगा, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा 100% किराया मैं दूंगा इन मजदूरों का। ये मजदूर नहीं है, इन्होंने हरियाणा के निर्माता है, इसलिए हरियाणा की हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा में खट्टर साहब बिल्कुल समर्पण भाव से अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना के समय में भी बहुत अच्छा काम किया और आज मजदूरों के पुनः बहाल करने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज को किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए, बाकायदा डिस्कस करके, चर्चा करके उस काम को आगे बढ़ाने का काम। जी, आप संगठन में महामंत्री हैं और सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद एक बॉलीवुड से जुड़ा हुआ सवाल है आपसे। जिस तरह से एक के बाद फिल्म स्टार्स के नाम ड्रग्स सिंडिकेट में आ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? उस पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है क्या हो रहा है मुंबई में? देखिएगा, ये सवाल सुशांत राजपूत का नहीं है, ड्रग्स का नहीं है, सवाल ये है बुराई का है। समाज में कोई भी बुराई हो वो खत्म करना समाज के सम्मानित नागरिकों का और सरकार का काम होता है। नाम बड़े जुड़ गए हैं ये अलग विषय है, लेकिन जिस प्रकार से फिल्मों को हम आदर्श मानते हैं और जिस प्रकार से ड्रग्स माफिया उसके अंदर चल रहा है, जो युवाओं के लिए बड़ा आदर्श होता है, मुझे बड़ा दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि ये ड्रग्स, हुक्का पार्टी, ये अगर इसको नहीं रोका गया तो ऐसे कल्चर के अंदर आ गए हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। और हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाना है, मुझे लगता है कि भाई जो हम 200 वर्ष अंग्रेजों के शासन के अंदर अपनी संस्कृति और संस्कारों को खत्म नहीं कर पाए, जिंदा रखा हमने, चाची ताऊ नाना नानी के रिश्तों को जिंदा रखा, लेकिन इस 50-60 साल के अंदर एक बहुत बड़ा संघर्ष, मुझे लगता है विरोधी ताकतें कहीं विदेशों का हाथ बन रही हैं, जिसके कारण हमारे आने वाली पीढ़ी को खत्म कर रही हैं। इसके लिए लड़ना हमें सबको ही चाहिए, चाहे वो भी हो, अगर उसका परिवार भी अगर इसे पीड़ित होता तो हो जाए, लेकिन इसको खत्म करेंगे तो आने वाली पीढ़ी अच्छी आएगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना और बीजेपी के बीच गुपचुप बैठकें हो रही है, क्या कोई अच्छी खबर आने वाली है? आपको मालूम है तो गुपचुप कहाँ रह गई? क्या आपको मालूम है तो नहीं ना? देखा कि राजनीतिक जो हम पार्टी के लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, हमारा कोई पीढ़ी दर पीढ़ी द्वेष नहीं है। हमारा काम है राष्ट्र निर्माण का काम है। समस्या आती हैं उसको कोई भी राजनीतिक दल आपस में बैठकर सुलझा सकता है। इसको आप कोई गठबंधन लेना टूटना इसमें नहीं देखेगा। अगर कोई समस्या है और पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर संभाल सकते हैं तो उसमें मिलना चाहिए, उसी परिपाटी के अंदर मिले। अच्छी खबर आएगी कोई? ये भी अच्छी खबर है, मिलना। अच्छे दोस्त मिलते हैं, दुश्मन मिलते हैं तो अच्छी खबर ही होती है। चलिए गौतम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया पंजाब केसरी ग्रुप को, तमाम मुद्दों पर चर्चा की, संगठन को कैसे आगे लेकर जाएंगे, देश में कैसे जहां जहां कमल नहीं खिला है वहां भी कमल खिलाएंगे, तमाम मुद्दों पर आपने बेबाकी से बातचीत की, अपनी राय रखी। पंजाब केसरी से बातचीत के लिए दुष्यंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।